हे पॉप कल्चर फैंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द पॉप एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आई नो आप सब लोग देख के हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये कौन से सेटअप में आ गया हूँ। मेरे कमरे की एक्चुअली लाइट ख़राब हो चुकी है, तो बहुत अजीब सी कलर ग्रेडिंग हो रही है। वैसे यहाँ पे भी अजीब है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो आज के लिए। आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है हमने। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे रामायण और वाराणसी, ये दो इंडिया की आने वाली सबसे बिगेस्ट मूवीज़ बन सकती हैं। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का सिनेमा ये मूवीज़ बदल कर रख सकती हैं। पूरे सिनेमा की हायरार्की चेंज कर कर रख सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ऑफ योर टाइम, आई एम योर होस्ट करण। यू आर वॉचिंग द एनिमे टॉक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी बिगिन, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मूवी की बात करूँगा। मैं कोई भी धर्म के ऊपर बात नहीं करूँगा, कोई भी मैं सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ रखूँगा कि मैं इन मूवीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं किसी भी धर्म के टूवर्ड्स या किसी भी रिलीजन के टूवर्ड्स मैं कोई भी हेट कमेंट, कोई कुछ फालतू की चीज़ नहीं बोलूँगा। आई लव ऑल रिलीजन्स। सो विद दैट इन माइंड, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और आज हम तीन मेन रीजंस की बात करने वाले हैं कि कैसे ये दो मूवीज़ आने वाले टाइम में पूरे इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल पर लेके जा सकती हैं। हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं विद रीज़न नंबर वन। तो रीज़न नंबर वन है इन दोनों मूवीज़ का बहुत मैसिव बजट। रामायण दो पार्ट में रिलीज़ होने वाली है। दिवाली 2026 को फर्स्ट पार्ट आएगा और दिवाली 2027 को सेकंड पार्ट आएगा। और इन दोनों मूवीज़ का कंबाइंड बजट है ओवर 4000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। और वाराणसी 7 अप्रैल 2027 में आने वाली है और उसका बजट रिपोर्टेडली बताया जा रहा है ओवर 1100 करोड़ बताया जा रहा है। कुछ कुछ जगह पे 1000 करोड़, कुछ कुछ जगह पे 1100 करोड़, बट 1000 करोड़ के आसपास ही उसका बजट बताया जा रहा है। तो मैंने इन पे बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि इन मूवीज़ को इतना बजट देने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है इन मूवीज़ में। बिकॉज इट्स नेसेसरी। आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ। याद करो 2023-24 के आसपास, जब आदि पुरुष नाम की एक मूवी आई थी। यस, मुझे पता है आपको ये नाम सुन के बहुत पुराने विजन्स आ रहे होंगे, बहुत पुराने और बहुत घटिया विजन्स आ रहे होंगे। बट सबको याद है ना वो कितना बड़ा फेल्ड अटेम्प्ट था रामायण को एक मूवी के थ्रू अडेप्ट करने का। बस सिर्फ और सिर्फ उस मूवी का बजट 400 करोड़ था और इसका 10 टाइम्स रामायण पे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को, नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी को ये गलती नहीं करनी है। एक फेथफुल अडेप्टेशन देने के लिए रामायण को इतना मैसिव बजट दिया जा रहा है। 2000 करोड़ पर फिल्म का बजट दिया जा रहा है। तो क्लियरली वो आदि पुरुष की गलती को रिपीट वो नहीं कर रहे हैं। और इन मूवीज़ को अब जस्टिस मिलेगा। इन मूवीज़ में जो वीएफएक्स मिस्टेक्स की गई थी आदि पुरुष में, वो मुझे लगता है अब तो नहीं होगी, क्योंकि सिंस नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस और डी नैग नाम की एक कंपनी, जिन्होंने ड्यून, हैरी पॉटर फिल्म्स और क्रिस्टोफर नोलन की आधी से ज़्यादा फिल्म्स में सीजीआई वीएफएक्स का काम किया है, वो रामायण का वीएफएक्स कर रही हैं। तो मुझे लगता है वीएफएक्स में कोई कमी तो नहीं होने वाली है। थोड़ी सी बात अब हम वाराणसी में भी कर लेते हैं। तो हमें पता है वाराणसी का बजट ओवर 1000 करोड़ बताया जा रहा है। और इस मूवी का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग तो मेरे हिसाब से यही है कि इस मूवी को हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स बना रहे हैं एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली, आरआरआर, ईगा, मगधीरा जैसी मास्टरपीस मूवीज़ बनाई हैं आज तक। और टाइम टू टाइम इंडियन सिनेमा को एक नया ट्रेंड दिया है, एक नए लेवल पे एलिवेट कर कर गए हैं वो। सबसे बड़ा तो ग्रीन फ्लैग इस मूवी का यही है। और इस मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट होने वाले हैं, जैसे कि टाइम ट्रैवल। और ये मूवी भी लूजली रामायण से इंस्पायर्ड होगी। इसमें कुछ कुछ सीन्स, राजा मौली ने खुद कहा है कि कुछ कुछ सीन्स इसमें रामायण के दिखाए जाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट टाइम के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि महेश बाबू का कैरेक्टर्स या फिर पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर जो कि इस मूवी में विलन है, वो पास में ट्रैवल करेंगे रामायण काल के टाइम पे। तो इसका फर्स्ट लुक देख के वो चीज़ तो समझ आ रहा था कि इसमें कुछ टाइम ट्रैवलिंग वाले साईफाई एलिमेंट्स होंगे, विच इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक मूवी को, इंडियन मूवी को इतने ग्रैंड आइडिया के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। एक इतना ग्रैंड आइडिया है इसका कि इस मूवी को कम बजट में बनाना, आप सोचो, एक तरह से इम्पॉसिबल था। ये हमारी तरफ से लिटरली पहले अटेम्प्ट्स होने वाले हैं कि अपनी मूवीज़ को
वर्ल्ड वाइड लेवल पर लेकर जाना, अपने मूवीज़ को मतलब आप समझिए मार्वल डीसी लेवल पर लेके जाने की कोशिश करना, हैरी पॉटर लेवल्स पर लेके जाने की कोशिश करना, विच इज़ जस्ट क्रेजी टू थिंक अबाउट। अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की। तो रीज़न नंबर 2 है इन दो मूवीज़ की स्टोरी लाइन। इनमें मैं कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें भी, या फिर कुछ आप कह सकते हैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा फिल्म मेकर्स को, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाराणसी से। तो हमें पता है वाराणसी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होने वाली है कि उसमें टाइम ट्रैवल होने वाला है, उसमें बहुत सारे साईफाई एलिमेंट्स, माइथोलॉजिकल पावर्स, मिस्टिकल पावर्स, और मतलब वर्ल्ड एंडिंग स्केल्स पर ये मूवी जाने वाली है, विच इज़ जस्ट क्रेजी टू थिंक अबाउट। बट इसकी कोर स्टोरी का हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास इसका फर्स्ट लुक ही अवेलेबल है। जब इसका ट्रेलर, टीज़र या कुछ स्निपेट्स वगैरह रिलीज़ किए जाएंगे राजामौली द्वारा, तो इस मूवी का थोड़ा सा हमें बेटर आइडिया लग पाएगा। बट अभी के लिए हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण की कहानी तो लिटरली हर हिंदुस्तानी को पता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी है ये कहानी। ये हमारे लिए एक बेसिकली रिलीजन ही है। हम राम जी को पूजते हैं, सीता जी को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं। तो ये मूवी हमारे दिल में एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करेगी अगर ये मूवी अच्छी बन गई। इस मूवी के कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, उनकी हम पहले बात कर लेते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हुई मूवी में, तो ये मूवी अब अपने ओरिजिनल ट्रैक से थोड़ा सा डीरेल हो सकती है। सबसे पहली तो इमोशनल स्टोरी टेलिंग। नितेश तिवारी इमोशन के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर तुमने छिछोरे देखी है, दंगल देखी है, तो उनके इमोशनल मोमेंट्स हमारे दिमाग में बसे हुए हैं अभी भी। तो अगर इस मूवी में रामायण के जो कोर इमोशनल मोमेंट्स हैं वो अच्छी तरह दिखा दिए गए, तो भाई दिस मूवी इज़ जस्ट पीक सिनेमा। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज रामायण की स्टोरी में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एडवांस का। ये एक परफेक्ट आदमी की कहानी है कि वो परफेक्ट कर्म करके एक मामूली इंसान से, एक मामूली राजे से कैसे भगवान का दर्जा मिल गया उसे। रामायण उसकी कहानी है। तो इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा की प्लेस होल्ड करते हैं। जो मेन रामायण के इमोशनल मोमेंट्स हैं वो ये हैं कि भरत का राम जी को मिलने जाना, या फिर राम जी का वनवास के लिए प्रस्थान करना। ये सारे मोमेंट्स अगर बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए, इमोशंस के साथ दिखाए गए, तो भाई इस मूवी मतलब पीक होने वाली है ये मूवी, आप ये समझ के चलिए। नाउ मैं इमोशनल स्टोरी टेलिंग का इन दोनों मूवीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है अगर इन दोनों मूवीज़ को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। इनका इमोशनल टोन पे रिलाय करने का बहुत बड़ा रीज़न है मार्वल मूवीज़। कैसे, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। मार्वल ने 2025 में अपनी टोटल 3 मूवीज़ रिलीज़ की थी, विच वर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। ये तीनों मूवीज़ ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दे गई थी। जो मार्वल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी लास्ट ईयर की, वो थी फैंटास्टिक फोर, जिसने अराउंड 500 मिलियन से 600 मिलियन तक की कमाई की थी, विच इज़ गुड। बट मार्वल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि लोग सुपर हीरो मूवीज़ देखकर पक चुके थे। सुपर हीरो फटीक इज़ कैचिंग अप टू द पीपल। इसीलिए लोगों को सिनर्स, F1, वन बैटल आफ्टर अनदर और मार्टी सुप्रीम जैसी मूवीज़ लोगों को बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि लोगों को सुपर हीरो मूवीज़ नहीं देखनी, उन्हें थोड़ी ग्राउंडेड और अच्छी स्टोरी टेलिंग देखनी है विद गुड इमोशंस। ये सारी मूवीज़ में इमोशन भर भर के था, इसीलिए ये मूवीज़ अच्छी परफॉर्म की। इवन दो ये तीनों मूवीज़ जो मैंने मार्वल की बताई, ये अपनी कॉमिक टोन से काफ़ी अलग थी, स्टिल ये नहीं परफॉर्म कर पाए क्योंकि इनमें कुछ नया नहीं था। वही सुपर हीरोज़ की टीम सुपर विलन को डिफीट कर रही है और एंड में एक बड़े थ्रेट को सेटअप किया जा रहा है, विच इज़ डूम्सडे। डूम, डॉक्टर डूम का सबको पता ही है, डूम्सडे आने वाली है, इस पर भी एक वीडियो आएगी। बट लोग इस चीज़ से थक चुके हैं, इसीलिए डिज्नी एक बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है डूम्सडे पे इतना पैसा लगाकर। नाउ जिस सुपर हीरो फटीक की हमने अभी बात की, ये डीसी और मार्वल के लिए तो काफ़ी बुरी खबर है कि लोगों को अब सुपर हीरो मूवीज़ नहीं पसंद आ रही हैं, उन्हें कुछ नया देखना है। इसीलिए डीसी भी अपनी थोड़ी टोन शिफ्ट कर रहा है। सुपरमैन काफ़ी ब्राइट और कलरफुल मूवी थी जिसको देख के हमें अच्छी फीलिंग आती है, और जो आने वाली डीसी की मूवीज़ हैं जैसे कि सुपर गर्ल, क्ले फेस, वो भी अपनी कॉमिक टोन से काफ़ी शिफ्ट हो गई हैं। सेम इज़ द केस विद मार्वल। आने वाली उनकी सबसे बड़ी मूवी अवेंजर्स डूम्सडे
पहले एक बहुत बड़े थ्रेट को, जो लिटरली दुनिया को ख़त्म नहीं पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, ऐसा थ्रेट वो लोग लेकर आ रहे हैं विक्टर वॉन डूम के रूप में। और इसीलिए डूम्सडे की हाइप अभी से इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, स्पेशली एक्समैन के ट्रेलर देखने के बाद। उसकी अगर मूवी की वैसी टोन निकल आई ना गलती से, तो ये मूवी $4 बिलियन कमा सकती है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी और सुपर हीरो फटीक कहीं नहीं जाएगी। बट अभी हम सुपर हीरो फटीक में ही जी रहे हैं। ये इंडिया के लिए कैसी अच्छी खबर है मैं बताता हूँ। इंडिया वाराणसी और रामायण के साथ वही उन्हें फील दे पाएगा कि वो लोग कुछ नया देख रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं जिनको देख के उन्हें एड्रेनलिन रश फील हो, उन्हें एज ऑफ द सीट्स पर रखे हम। ऐसे की स्टोरी टेलिंग हम उन्हें दे सकते हैं। वो लोग मिस कर रहे हैं ना अपने ग्लोरी डेज, टर्मिनेटर, जुरासिक पार्क वाले, हम वापस ला कर देंगे वो उन्हें। नाउ अब हम आते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी रीज़न पे। बट उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज़ इंडियन क्यों नहीं होती हैं? अवतार, अवेंजर्स ऐसे की मूवीज़ ही क्यों सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं? बाहुबली, RRR ऐसी मूवीज़ क्यों नहीं ग्लोबल हिट साबित हो जाती, पूरी दुनिया के नक्शे बदल के रख दे, पूरी दुनिया इंडिया के बारे में, इंडिया की फिल्म मेकिंग के बारे में बात करना शुरू हो जाए? ये RRR और बाहुबली ने किया तो था, बट उतने स्केल पर नहीं जितना अवेंजर्स एंड गेम और अवतार वे ऑफ वाटर या पहली अवतार मूवी ने करके दिखाया था। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये मूवीज़ अच्छा पैसा कमा पाती हैं बॉक्स ऑफिस पे। इंडियन मूवीज़ उतना पैसा क्यों नहीं कमा पाती है? सबसे बड़ा तो इसका रीज़न है कि इंडिया में स्क्रीन्स ही नहीं है। यस, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ थिएटर, सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस मिलाकर टोटल स्क्रीन्स का नंबर आता है 10,000 स्क्रीन्स या फिर 12,000 स्क्रीन्स तक का। आप जानना चाहते हैं चाइना में कितनी स्क्रीन्स हैं? ओवर 80,000 स्क्रीन्स। यूएसए में कितनी स्क्रीन्स है? ओवर 50,000 स्क्रीन। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन्स में ही 5 गुना 8 गुना का इंक्रीज है। तो हम कैसे उतना पैसा कमा पाएंगे जब इंडिया में अब उतनी स्क्रीन्स ही प्रेजेंट नहीं है? कैसे हम उन मूवीज़ के आसपास पहुंच पाएंगे? अगर तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया में स्क्रीन्स नहीं है इसीलिए हम इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो मैं आपके सामने एक और स्टैट रखता हूँ। आपको पता है इंडिया की मतलब 90% ऑफ ऑडियंस जो है, जो मूवीज़ देखती हैं, जिनको मूवीज़ देखनी अच्छी लगती हैं, वो थिएटर में मूवीज़ नहीं देख पाती हैं। ऐसा क्यों? इंडिया की ओवर प्राइज्ड टिकट्स के कारण। मतलब तुम खुद सोचो, जब तुम मूवी की टिकट बुक कराने जाते हो, टिकट प्राइसेस देख के खून नहीं खौलता, गुस्सा नहीं आता कि इतनी महंगी टिकट्स 400, 500, 600, 800 इतनी महंगी टिकट्स मिलती हैं इंडिया में। ऑन द अदर हैंड यूएसए में भी टिकट्स महंगी होती हैं, बट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो ज़्यादा है। वो उनके हिसाब से, जैसे मान लो यूएस में एक टिकट $30 या $20 की मिल रही हैं, तो वो उस हिसाब से कमाते भी हैं कि वो उन टिकट्स को अफोर्ड कर पाए। इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल है जो इन मूवीज़ को देखती है और उनको अच्छा लगता है देखना, वो लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाती हैं। वो अपने खर्चे मुश्किल से निकाल पाती हैं, घर का रेंट, खाना पीना। जो पेरेंट्स होते हैं वो तो खासकर ज़्यादा इन चीज़ों में बजट फ्रेंडली ज़्यादा होते हैं। बेसिकली वो बच्चों की फ़ीस वगैरह बहुत कुछ होता है। तो इंडिया में इतनी ओवर प्राइस टिकट्स हैं तो मूवीज़ देख ही नहीं पाते हैं लोग। लग्जरी बन जाती है थिएटर में मूवीज़ देखना। ओवर प्राइस टिकट्स होने का भी एक रीज़न है कि इंडिया में अब सिंगल स्क्रीन्स बची ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बचे हैं। जैसे कि तुम 30 साल पहले चले जाओ, आज से सिंगल स्क्रीन्स ही होती थी, मल्टीप्लेक्सेस होते ही नहीं थे। जैसे मैं तुम्हें अपने शहर की एग्जांपल देता हूँ। मैं अमृतसर में रहता हूँ, यहाँ पे मेनली 3 या 4 बड़े थिएटर्स हैं, हर बड़ी चेन के, आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस और भी बहुत सारे हैं। बट सिंगल स्क्रीन्स अब अमृतसर में बचे ही नहीं हैं। पहले अमृतसर शहर में ही बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, बट या तो अब वो बंद हो चुके हैं क्योंकि वो अब उस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हैं जो लोगों को अब चाहिए। कि लोगों को मूवी तो अच्छी देखनी है, बट अच्छी जगह पर भी तो मूवी देखनी है लोगों को, कहीं पर थोड़ी ना चली जाएंगे लोग, है ना। तो अब सिंगल स्क्रीन्स वैसी मेंटेनेंस नहीं शायद कर पा रही थी, इसलिए वो बंद पड़ गए। या फिर दूसरा कारण ये है कि उन्हें मल्टीप्लेक्सेस ने अक्वायर कर लिया और वहाँ पर मल्टीप्लेक्सेस खोल दिए, मतलब कि लग्जरी एक्सपीरियंस खोल दिया जिसका पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। सो
कंक्लूजन में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इन मूवीज़ को, वाराणसी और रामायण के दोनों पार्ट्स को वेस्ट में ज़्यादा पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर इनको अपना एटलीस्ट बजट ही रिकवर करना है तो इन्हें वेस्ट में पैसा कमाना ही पड़ेगा। चाइना, अमेरिका में इन्हें पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग जो मूवी रही है, बाहुबली, पुष्पा, ऐसे की मूवीज़ रही हैं, उन्होंने भी 2000 करोड़ तक की मैक्सिमम कलेक्शन की है और वो ओवरसीज़ मिलाकर की है। किसी मूवी ने भी आज तक 2000 करोड़ सिर्फ इंडिया में नहीं कमाया है। सबसे क्लोजेस्ट आई है धुरंधर, जिसने 1100 करोड़ इंडिया में कमाया है, विच इज़ नोवेयर नियर 2000 करोड़। 900 करोड़ का फ़र्क है अभी भी। तो इन मूवीज़ को अगर अपना बजट ही एटलीस्ट रिकवर करना है तो इन्हें वेस्ट में चलना ही पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इन मूवीज़ के लिए वेस्ट में चलना उतना आसान भी नहीं रहेगा, स्पेशली रामायण के लिए। उस पे मैं आता हूँ, पर पहले मैं आपको वाराणसी बता देता हूँ। वाराणसी का वेस्ट में चलने के मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज सबसे पहला रीज़न तो यही है कि राजामौली वेस्ट में बहुत पॉपुलर डायरेक्टर हैं। RRR के बाद उनको जेम्स कैमरॉन तक ने अप्रिशिएट किया था कि आप बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हो। आपने वो वायरल वीडियो सब कुछ देखा ही होगा, है ना। तो इस मूवी के वेस्ट में चलने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज ये वो वाली स्टोरी लाइन अडेप्ट करती है जो वेस्ट की ऑडियंस ऑलरेडी फेमिलियर है, जैसे कि टाइम ट्रैवलिंग, मिस्टिकल, माइथोलॉजिकल, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, ऐसे की स्टोरी लाइन अडेप्ट कर रही है वाराणसी। तो इसके ज़्यादा चांसेस है वेस्ट में चलने के। नाउ ऑन द अदर हैंड, रामायण के लिए वेस्ट में चलना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन वेस्ट की ऑडियंस के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट है, मे बी टू डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि इस मूवी में हम देखने वाले हैं कैसे राम जी, जो कि पहले तो इंट्रोड्यूस होंगे एज अ नॉर्मल किंग, वो कैसे अपने परफेक्ट कर्मों की वजह से उनको एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि थे तो राम जी पहले राजा ही, बट वो एक भगवान की तरह हम उन्हें पूजते हैं। वो एक परफेक्ट आदमी की एग्जाम्पल है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऑन दी अदर हैंड, वेस्ट की ऑडियंस ऐसी स्टोरी टेलिंग से पहली बात तो यूज टू नहीं है। उनको थोड़े से फ्लॉड कैरेक्टर्स, थोड़े से ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वाराणसी में ज़्यादा अच्छी तरह उन्हें एक्सपोजर मिल पाएगा उस चीज़ का। और सिंस वो इंडियन कल्चर से उतना एक्सपोज नहीं है, मे बी वो इस मूवी के टूवर्ड्स थोड़ी इग्नोरेंट अप्रोच रखें अपनी। और अगर इस मूवी में थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है तो वेस्टर्न मीडिया इस मूवी को मतलब अच्छी रिसेप्शन तो नहीं मिलने वाली है, आप समझ लीजिए। सो गाइज़, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो ये वीडियो देखकर। आई नो ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी, ये थोड़ी एनालिटिकल वीडियो ज़्यादा थी रादर देन के मैं किसी मूवी की स्टोरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ पॉप कल्चर से रिलेटेड। मेरे को कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मन था। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इट्स फ्री और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।